ओके, तो अभी तक हम लोग जो पूरा ये सीरीज़ में हम लोग बिल्डअप करते आ रहे हैं, स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बोला था कि हम लोग जो आएंगे लास्ट में वो होगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर में जो है फाइनली हम लोग वो क्वेश्चन को जो है पूरा फॉर्मली हम लोग टैकल करेंगे। ठीक है, और अभी तक हम लोगों ने ये सीरीज़ में डेवलप किया अलग अलग कैरेक्टर्स को, है ना। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स देखा हम लोगों ने, फिर उसके बाद मैट्रिसेस को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। तो अब ये सब सारा जो है एक जगह आके फिर हम लोगों के पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने में जो है सारा चीज़ काम आएगा। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है तो उसका एक सोल्यूशन होगा या दो सोल्यूशन होगा या इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होगा, उसका सोल्यूशन निकालना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं ये लाइफ में जब आप रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे तब फिर अलग अलग जगह पर मतलब अलग अलग रूप में आपको ये इक्वेशंस मिलते रहेंगे। जैसे अगर मैं मशीन लर्निंग के फील्ड से एग्जांपल दूं तो एक कोई फ़ोटो है, ठीक है, मान लो किसी का मतलब आपका ही फ़ोटो है और कंप्यूटर को रिकग्नाइज़ करना है कि वो आपका फ़ोटो है ना। जैसे फेसबुक वगैरह में आजकल देखते हो कि फ़ोटो अगर अपलोड करें तो ऑटोमेटिकली वो रिकग्नाइज़ कर देता है कि कौन कौन सा मतलब किसका चेहरा कौन सा है। ठीक है, तो फेस रिकग्निशन वगैरह, तो उसमें क्या करते हैं कि फ़ोटो आपने दिया तो वो एक क्या हो गया, आपका मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स हो गया, है ना, सारा पिक्सल का जो वैल्यूज़ है। फिर उसको जो है जितने भी पिक्सल के वैल्यूज़ हैं उसको ये कंबाइन करता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर अलग अलग वेक्टर्स को कंबाइन करके फिर एक आउटपुट निकलता है, तो वहाँ पर एक आउटपुट रहता है कि ये इसका चेहरा है, ये इसका चेहरा, मतलब उसको ट्रेनिंग करते हैं, सुपरवाइज मशीन लर्निंग कहते हैं इसमें। तो ये किस तरीके से पिक्सल को कंबाइन करके मतलब अलग अलग वेटेज क्या लेना है और फिर फाइनल जो रिजल्ट आएगा, तो ये सोल्यूशन हम लोग ढूंढ रहे हैं उस केस में। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया आप लोगों को, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलते हैं, इसलिए इस टाइप का सोल्यूशन जो है निकालने में वो हम लोग का इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, और आज का जो वीडियो होगा तो नॉर्मली ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन जो है तो उसको पढ़ाने का एक तरीका तो ये है कि मैं आपको सीधा फार्मूला वगैरह बता दूं और फिर आप वो जाके फार्मूला रट लो और फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर उससे भी काम निकल जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन मेरा कोशिश ये रहेगा कि आप लोग समझो सोल्यूशंस को। ठीक है, कि किस टाइप से क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। तो हम लोग 3-4 अलग अलग मेथड से सेम क्वेश्चन को टैकल करेंगे। ठीक है, और हर जो भी मेथड होगा उसका अपना एक यूज़ होगा। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से कोशिश मतलब निवेदन यही रहेगा कि पूरा जो कॉन्सेप्चुअली समझना एक चीज़ होता है तो वैसे समझ के पढ़ो तो मज़ा आएगा। ठीक है, और फिर जब ये पूरा फाइनल हो जाएगा मतलब वीडियो के एंड में जाते जाते फिर सब कुछ वहाँ पर समराइज़ होके, तो नॉर्मली जैसे फार्मूला के टर्म्स में सोचते हो तो वो वहाँ पर आ जाएगा। लेकिन मेरा कोशिश यही रहेगा कि समझ के पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और फिर दो लीनियर इक्वेशंस हैं, है ना। एक्स और वाई वेरिएबल है दो, और फिर ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि हम लोग को ऐसा एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है जो कि इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करे, इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब अलग अलग केस हो सकता है। अब ये सब हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी चला जाता हूँ इससे। ठीक है, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट को यहाँ पर लिख दिया 2-1, फिर इसका वाला -1 2 और फिर यहाँ पर एक्स वाई, है ना, दिस मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 0-3। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में इस टाइप से लिख दिया। अब इसको देखने का अलग अलग हम लोगों ने तरीका क्या बोला था। सबसे पहले मैंने बोला था मेथड 1, जिसमें कि हम लोग एक रो को एक टाइम पर देखते हैं। तो 2x - y इक्वल टू 0 ये क्या रिप्रेजेंट करे, एक स्ट्रेट लाइन, है ना। फिर -x + 2y इक्वल टू 3 ये दूसरा स्ट्रेट लाइन। तो दोनों का सोल्यूशन मतलब ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये हम लोग ने देखा ये 1, 2 पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो पॉइंट है ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक तो देखने का ये तरीका हो गया कि ये स्ट्रेट लाइन को कर रहा है, स्ट्रेट लाइन दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो इसका सोल्यूशन हो गया। दूसरा तरीका जो हम लोगों ने बोला था तो वो क्या था कि हम लोग इसको एज अ मतलब ये एक मेरा वेक्टर हो गया 2-1, है ना, 2-1, फिर दूसरा ये वेक्टर हो गया -1 2। ठीक है, और फिर ये -1 2 और फिर ये दोनों का हम लोग लीनियर कुछ कॉम्बिनेशन ले रहे हैं और वो कॉम्बिनेशन करके मेरे को एंड में ये 0-3 चाहिए, है ना। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मैं 1 टाइम्स ये लूँगा, फिर ये वाला जो वेक्टर है इसको उठा के यहाँ पर डाल दो, 2 टाइम्स कर दो मैग्नीट्यूड, तो फिर इसको और इसको जोड़ोगे तो ये आपको मिल जाएगा, है ना, 1 टाइम्स दिस प्लस 2 टाइम्स दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये एक देखने का तरीका हो गया कि ये जो वेक्टर्स हैं इसका क्या लीनियर कॉम्बिनेशन लेने से मेरे को ये मिल रहा है। ठीक है, तो 1 टाइम्स दिस लो प्लस 2 टाइम्स दिस लो, तो ये 1 2 जो लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया या फिर इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया देखने का। फिर तीसरा हम लोगों ने क्या देखा था कि एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
है ना, मतलब कि पहले x को एलिमिनेट कर दो दोनों इक्वेशन से, फिर y का वैल्यू मिल जाएगा, फिर उसको बैक सब्स्टिट्यूट कर दो और फिर x का वैल्यू मिल जाएगा। और वही जो एलिमिनेशन है उसको कम्पैक्ट फॉर्म में हम लोगों ने कैसे देखा था कि यहाँ का लिखो 2 - 1, फिर ये -1 2, फिर ये बड़ा सा लाइन खींच दो और फिर 0 3, है ना। तो हम लोग करते क्या थे कि इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, मतलब कि नीचे में जो भी है डायगोनल के उसको 0 कर दो, है ना। तो अगर यहाँ पर -1 है तो फिर 0 कैसे होगा कि -1 प्लस हाफ ऑफ दिस, है ना। तो रो 2 को हम लोग रो 2 प्लस हाफ ऑफ रो 1 कर देंगे। ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। तो -1 प्लस 1/2 टाइम्स दिस, तो ये 0, है ना। पहला रो तो सेम ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि रो 2 को जो है हम लोग रो 2 प्लस 1/2 टाइम्स रो 1, है ना, यही कर रहे हैं। तो रो 1 ऐसे 2 - 1 0, फिर ये आपका 0 हो गया, फिर 2 - 1/2, है ना, मतलब +2 + 1/2 इंटू -1, तो 2 - 1/2 ये आपका 3/2 हो गया, ठीक है। और फिर ये 3 + 1/2 टाइम्स 0, तो वो 3 ही रहेगा। तो ये हम लोगों के पास आ गया। तो यहाँ से हो क्या गया कि ये जो दूसरा मतलब यहाँ पर जो इक्वेशन लिखा हुआ है तो वो क्या लिखा हुआ है कि 3/2 टाइम्स y = 3, है ना। ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा है पिछले लेक्चर्स में। तो 3y/2 = 3, मतलब ये जो भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लोगों ने लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि 2 0, है ना, -1 3/2, है ना, दिस मल्टीप्लाइड बाई x, ठीक है, y दिस इज इक्वल टू 0 3, है ना। इसी को हम लोगों ने यहाँ पर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा है। तो इसको अगर एक्सपैंड करके लिखोगे तो ये इक्वेशन क्या आएगा, 0 टाइम्स x प्लस 3/2 टाइम्स y = 3, तो 3y/2 क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से y क्या आ गया, 2। अब इसी को ये जो पहला इक्वेशन है मतलब 2x - y = 0, तो वहाँ पर बैक सब्स्टिट्यूट कर दो तो x 1 आ गया, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया सॉल्व करने का। तो ये तीसरा मेथड हो गया। फिर चौथा हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर मेरे पास ये ax = b है, ठीक है, तो अगर मेरे को x निकालना है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो a इन्वर्स कब डिफाइंड होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉन जीरो है ना, क्योंकि a इन्वर्स कैसे निकालते हो, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर 0 हो गया तब तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो डिटर्मिनेंट यहाँ पर क्या है, 2 × 2 4 -1 3, तो नॉन जीरो है। तो x अगर निकालना है तब फिर वो क्या हो जाएगा, x = a इन्वर्स b, है ना। तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a टाइम्स b, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट इसका क्या हो जाएगा, 3, है ना। और फिर एडजॉइंट इसका निकालना है, तो एडजॉइंट में क्या करते हैं कि मतलब 2/2 के लिए कि ये दोनों को एक्सचेंज कर दो और यहाँ पर माइनस माइनस ले लो इधर वाले का, तो 2 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, ठीक है। और फिर इसका माइनस, है ना, तो 1 1, तो ये एडजॉइंट ऑफ a हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने अभी जो बोला वो समझ में नहीं आया तो फिर इसका कोफैक्टर लिखो, है ना, पहला वाला एलिमेंट का, फिर दूसरा वाले को लिखो कोफैक्टर, तीसरे वाले को लिखो, चौथा वाले को लिखो, फिर उसका ट्रांसपोज ले लो तो एडजॉइंट मिल जाएगा। ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा था सारा चीज़। तो यहाँ से क्या आ गया कि 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, है ना। तो b हम लोग का क्या है, ये 0 3। तो अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, 2 × 0 + 3 ये आपका 3 आ जाएगा, फिर 0 + 6 ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 2, है ना। तो यहाँ पर ये x क्या है, xy, है ना। तो xy = 1 2, मतलब x = 1 y = 2। तो यहाँ से भी ये सोल्यूशन आ गया। अब ये चारों अलग अलग मेथड है, ठीक है, करने का। तो ये सब चीज़ अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने विजुअली देखा कि इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो सोल्यूशन हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वेक्टर्स का हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तब फिर ये सोल्यूशन मिल गया। यहाँ पर हम लोगों ने मैट्रिक्स मेथड किया, ठीक है, तो वहाँ से सोल्यूशन आया। यहाँ पर हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड किया, उससे ये सोल्यूशन आ गया। तो ये अलग अलग करने का फ़ायदा क्या है कि जब हम लोग एक तो अलग अलग अंडरस्टैंडिंग हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। तो दो में तो ठीक है कि 2 वेरिएबल है और फिर 2 इक्वेशंस है, लेकिन जब हम लोग 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस में जाएंगे तब हो सकता है कि प्लेन्स देखने में मुश्किल हो जाए, वेक्टर देखने में आसान हो जाए, ठीक है। या फिर ये वाला मेथड जो है ये मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, ये वाला, क्योंकि काफ़ी कॉम्पैक्ट में लिखा हुआ है और फिर बहुत सारा चीज़ दिख जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन से केस में क्या काम आएगा। तो ये जो पहला केस था जहाँ पर हम लोग को क्या मिला, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन मिला, है ना, x = 1 y = 2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यूनिक सोल्यूशन मिला, है ना, एक ही सोल्यूशन मिला तो वो यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है।
और फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि अगर सोल्यूशन नहीं आता है तो उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन आ गया तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट अगर वन सोल्यूशन आ जाता है तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया जहाँ पर हम लोग को एक यूनिक सोल्यूशन मिल गया। अब इसी में अलग अलग केस देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो मान लो कि मेरे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, -x + 2y = 3, ये पहला इक्वेशन है। ठीक है, फिर दूसरा इक्वेशन मेरे पास ये दिया हुआ है 2x - 4y = -6। ठीक है, अब मेरे को इसका सोल्यूशन देखना है कि कितना सोल्यूशंस आता है या फिर सोल्यूशन नहीं आएगा। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -1 2 2 -4 है ना, मल्टीप्लाइड बाय xy = 3 - 6। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया। अब एक मेथड इसका करने का क्या है कि स्ट्रेट लाइन देखो कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -x + 2y = 3। तो x को अगर 0 डालेंगे तो y क्या आएगा, 3/2। तो यहाँ से पास करेगा। y को अगर 0 डालेंगे तो x क्या आ जाएगा, -3 है ना, तो यहाँ से पास करेगा। तो पहला वाले के लिए ये स्ट्रेट लाइन हो गया। अब दूसरे वाले के लिए अगर मैं देखूँगा, अगर मैं x को 0 डालता हूँ तो ये क्या होगा, ये और ये कैंसिल, तो ये y फिर से 3/2, मतलब यहाँ से पास करेगा। फिर y को 0 डालो तो x फिर से -3, तो यहाँ से पास करेगा। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन क्या है, दोनों सेम ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, तो इसका सोल्यूशन तो क्या हो गया कि ये स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। क्यों, क्योंकि सेम ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों। तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हो गए, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब वो पॉइंट्स का क्या खास बात है, तो अगर मैं y को कुछ बोल दूँ कि y = सम पैरामीटर अल्फ़ा, तो y अगर अल्फ़ा हो गया तो x क्या होगा, 2α - 3, है ना। तो इस टाइप के जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे। ठीक है, और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो पिछले वाले में क्या था कि दो अलग अलग लाइंस थे, है ना, तो इंटरसेक्ट कर गया था एक पॉइंट पर, तो हम लोगों ने बोला था कि एक यूनिक सोल्यूशन है। यहाँ पर क्या हो गया कि दोनों स्ट्रेट लाइन जो है वो सेम ही आ गया, तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो गया। ठीक है, और फिर इसको अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में सोचूं तो वेक्टर के फॉर्म में क्या हो रहा है कि यहाँ पर कौन सा वेक्टर है, -1, 2, है ना। तो -1, 2, तो मान लो कि ये एक वेक्टर हो गया। दूसरा कौन सा है, 2, -4, तो 2, -4, है ना। तो ये इसी लाइन में रहेगा लेकिन उल्टा डायरेक्शन में, है ना। तो ये 2, -4। फिर हम लोग को क्या करना है, ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग को 3, -6 चाहिए। ठीक है, तो वो भी इसी लाइन में होगा, है ना। तो ये दोनों क्या वेक्टर्स हैं, कोलिनियर वेक्टर्स हैं ना, एक ही लाइन में। तब फिर अगर मेरे को ये वेक्टर और ये वेक्टर को कंबाइन करके ये लाना है तब तो फिर बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे क्या हो सकते हैं कि अगर मैं ये जो 2 - 4 है, ठीक है, उसको मैं मान लो कि 1 टाइम्स ये ले लेता हूँ। ठीक है, 1 टाइम्स मैं ये ले लेता हूँ कि 2 - 4, है ना। तब फिर मेरे को इसका कितना लेना पड़ेगा, -1 टाइम्स ये। ठीक है, -1 टाइम्स -1 2। ठीक है, तो एक ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया जिसको करके मेरे को 3 - 6 मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा फिर लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, मान लो कि मैं इसको 0 लेता हूँ। ठीक है, 0 टाइम्स 2 - 4। ठीक है, तो फिर मेरे को इसका कितना लेना पड़ेगा, -3 टाइम्स -1 2। ठीक है, प्लस, तो अब फिर मेरे को ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर्स का हम लोग बहुत मतलब अलग अलग टाइप से लीनियर कॉम्बिनेशन लेके हम लोग ये वेक्टर्स बना सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि अगर मैं इसको अल्फ़ा टाइम्स ये लेता हूँ तब ये मेरे को 2α - 3 टाइम्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ये क्या हो गया कि ये कोलिनियर वेक्टर्स थे। ठीक है, तो अब इसी लाइन में जो है अगर जितने भी वेक्टर्स आ सकते हैं तो उसको हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो इधर इधर वाला जो भी वेक्टर था वो अगर ये लाइन से बाहर लाई करता कुछ इस टाइप से, तब फिर नो सोल्यूशन आ जाता, क्योंकि ये लाइन से जो बाहर है हम लोग नहीं जा सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन करके। ठीक है, तो ये वेक्टर के फॉर्म में देखने का तरीका हो गया। फिर जो हम लोग एलिमिनेशन मेथड करते हैं उसमें क्या होगा कि यहाँ पर क्या है हम लोग का -1 2, फिर 2 - 4, है ना, और फिर इसको यहाँ पर लिख दिया 3 - 6। अब मेरे को यहाँ पर 0 बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि 2 है तब फिर +2 टाइम्स ये, है ना, तो रो 2 + 2 टाइम्स रो 1, है ना। तो 2 +
टू टाइम्स -1 तो 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, फिर -4 + 4 ये 0 हो जाएगा, -6 + 6 ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि एक इक्वेशन मेरे पास ये आ जाएगा 0 = 0, और दूसरा इक्वेशन क्या आएगा -x + 2y = 3। ठीक है, तो अब इसको सेटिस्फाई करने वाले तो मैं बहुत सारा एक्स वाई लिख सकता हूँ। अगर मैं y को कुछ भी अल्फ़ा लिखता हूँ तो x अगर 2 अल्फ़ा -3 हो गया तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या हो गया, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अगर मैं जो सब भी बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा देर वीडियो पॉज करो, सोचो इसके बारे में, तो फिर समझ में आएगा। ठीक है, अब जो हमारा मैट्रिक्स मेथड था उसमें क्या है कि ax = b अगर लिखा हुआ है तो x क्या हो जाएगा, a इनवर्स b, है ना। x = a इनवर्स b, तो ये क्या हो जाएगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। तो इस केस में अगर डिटर्मिनेंट निकालते हो तो वो 0 आएगा। ठीक है, कि ये 4 हो गया, 4 - 4 0, तो डिटर्मिनेंट जो है वो हम लोग का 0 है, मतलब कि इन्वर्स जो है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इन्वर्टिबल नहीं है। अब इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ सकता है या फिर नो सोल्यूशन आ सकता है। जैसे इससे पहले वाले केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि इन्वर्टिबल होगा ये, है ना। तो x = a इनवर्स b, तो उस केस में यूनिक सोल्यूशन आएगा। लेकिन अगर मेरा डिटर्मिनेंट a जो है वो 0 हो जाता है तो उस केस में या तो ऐसा भी हो सकता है कि सोल्यूशन ना आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ जाए। ठीक है, तो जैसे तब फिर उसके बाद हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि ये एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी क्या कर रहा है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, यहाँ तो ये डायगनल वाले को एक्सचेंज कर दो, -4 इधर चला गया, -1 इधर आ गया, है ना, और फिर यहाँ पर माइनस माइनस लगा दो, -2 है ना। ये बस हम लोग कोफैक्टर्स ले रहे हैं और उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ a हो गया मल्टीप्लाइड बाई b, तो ये 3 - 6 है ना। तब फिर अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये फिर से 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो -12 + 12 तो ये 0, फिर ये -6 + 6 0। तो इस केस में क्या हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ a भी 0 आ गया, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b जो है ये भी 0 आ गया। ठीक है, तो इस केस में भी ऐसा हो सकता है कि या तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जैसा हम लोगों ने यहाँ पर देखा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नो सोल्यूशन हो। ठीक है, तो इस टाइप से समझो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर सेम ही लाइन था, है ना, और फिर यहाँ पर क्या हो रहा था कि कोलिनियर वेक्टर्स थे और कोलिनियर वेक्टर्स को कंबाइन करके फिर से उसी लाइन में वेक्टर हम लोग को चाहिए था, तो वो इनफाइनाइटली मैनी कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर मैं -6 के जगह पर यहाँ पर -7 लिख देता तो वो वेक्टर यहाँ से बाहर हो जाता, तब फिर वो नो सोल्यूशन आ जाता। ठीक है, तो समझ के पढ़ाई करो। ठीक है, और समझ में अगर नहीं आ रहा तो थोड़ा देर वीडियो को पॉज करो, सोचो, ठीक है, लिखो, तब फिर समझ में आएगा। अब मान लो मैं तीसरा एग्जांपल देखता हूँ। तो यहाँ पर ये पहला इक्वेशन है -x + 2y = 3, तो ये वाला लाइन आ जाएगा हम लोगों के पास। फिर दूसरा मान लो ये है 2x - 4y = -8। ठीक है, तो ये कौन सा आएगा, अगर मैं x को 0 डाल देता हूँ तो y क्या आएगा 2, है ना। अगर मैं y को 0 डाल देता हूँ तो x -4। ठीक है, तो ये लाइन आएगा। तो इस केस में अगर ध्यान दोगे तो ये वाला लाइन का स्लोप क्या है, 1/2, है ना। y = mx + c अगर लिखोगे तो 1/2, और इस लाइन का स्लोप क्या है, ये भी 1/2 स्लोप है, मतलब दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल है। ठीक है, और ये मैंने बस यहाँ पर ये किया था कि यहाँ पर -x + 2y है, तो -2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 2x - 4y। ठीक है, और फिर पिछले वाले में मैंने -6 ही लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया -8। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बस पैरेलल इसको ऊपर थोड़ा शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो इस केस में अब दोनों लाइंस क्या हो गए, पैरेलल हो गए, मतलब कि कोई भी सोल्यूशन नहीं आना चाहिए। तो इस केस में नो सोल्यूशन आना चाहिए, या फिर जब सोल्यूशन नहीं आता है तो उसको हम लोग इनकन्सिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसा कोई भी XY हम लोग नहीं ढूंढ सकते हैं जिसको कि मतलब जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ये लाइंस के अगर फॉर्म में अगर सोचेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसी चीज़ को अगर वेक्टर के फॉर्म में सोचेंगे तो क्या हो रहा है कि मान लो मेरे पास ये है -1 2, है ना। तो -1 2 मेरे पास क्या है, ये एक वेक्टर हो गया। फिर मेरे पास ये दूसरा है 2 - 4, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी को -2 टाइम्स कर रहे हैं, है ना। तो फिर इसी को डायरेक्शन में होगा ये -2 4, है ना। तो अब पिछला एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या देखा था कि इधर वाला जो था वो 3 - 6 था, है ना। तो वो जो है इसी लाइन में आ जा रहा था, तब फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ जा रहा था। लेकिन अब मैंने क्या किया कि इसको चेंज कर दिया, मैंने 3 - 8 लिख दिया। तो 3 - 8 जो है ये लाइन जो है इससे हट जाएगा, 3 - 8 इधर कहीं आएगा।
तो अब ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है कि मैं ये वेक्टर और ये वाला वेक्टर को कंबाइन करके ये नीला वाला वेक्टर आ जाए, है ना, क्योंकि ये वाला जो वेक्टर है और ये वाला वेक्टर जो है एक ही लाइन में है ना। तो अगर दोनों एक ही लाइन में हैं तब फिर अगर दोनों को कंबाइन करूँगा तब फिर मेरे को बस इस लाइन में जितने भी वेक्टर्स हैं वो मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कोई भी एक वेक्टर बाहर ले लूँ ये लाइन से, तो ये दोनों को कंबाइन करके मेरे को ये वेक्टर नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि मैं अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लेता हूँ इसका और मेरे को ये चाहिए, तब फिर ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो इसको जो है हम लोग नो सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। और सेम चीज़ को अगर मैं ये एलिमिनेशन मेथड से करूँ तो -1 to 2 -4, फिर यहाँ पर ये 3 -8 है ना। तो यहाँ पर मेरे को ज़ीरो करना है, तो +2 टाइम्स इसको कर दूँ तो 2 -2 0 -4 +4 ये ज़ीरो आ गया। अब पिछले केस में क्या हो रहा था कि मैंने यहाँ पर -6 लिखा हुआ था, तब फिर ये भी ज़ीरो हो जा रहा था, तो इन्फाइनेटली में नहीं हो गया। लेकिन यहाँ पर -8 +6 -2 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 0 = -2। तो ये तो नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो गया, ये इनकन्सिस्टेंट हो गया, मतलब कि कोई भी सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। और फिर अगर ये फॉर्म में देखोगे मैट्रिक्स वाले में, तो क्या होगा कि ए इन्वर्स बी है ना, तो ए इन्वर्स मतलब 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो डिटर्मिनेंट तो यहाँ पर ज़ीरो है, ठीक है, देख सकते हो कि 4 -4 0, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हमारा ज़ीरो है, ठीक है। तो अभी हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि सोल्यूशन होगा या फिर नहीं होगा, मतलब या तो नो सोल्यूशन हो सकता है या फिर इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन हो सकता है। तब फिर हम लोग इसको देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, यहाँ पर इसको एक्सचेंज करो, -4 -1 फिर -2 -2, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी, तो 3 -8 है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करो, -12 +16 तो वो 4 हो जाएगा, फिर इधर -6 +8 तो वो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, 4 / 0, तो वो तो अनडिफाइंड हो गया है ना। तो इस केस में जो है नो सोल्यूशन, मतलब एडजॉइंट, मतलब इस केस में क्या था कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 0 आ गया और फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो नॉन ज़ीरो आ गया है ना, तब फिर नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है अगर ये नॉन ज़ीरो आता है, ठीक है, तब तो फिर क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, है ना। अगर ये ज़ीरो आ जाता है तब फिर मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी देखना पड़ेगा, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। तो ये क्या है, ये अगर ज़ीरो आ गया तब फिर हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, तब फिर यहाँ पर या तो नो सोल्यूशन हो सकता है या तो इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन ये अगर नॉन ज़ीरो आ गया तब फिर नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो हम लोग बस यहाँ पर एक तो ये वाला है, जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है तब यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। और फिर अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है नॉन ज़ीरो हो जाता है, तब फिर हम लोग नो सोल्यूशन बोलेंगे, है ना। और फिर अगर डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी ज़ीरो है, तब फिर हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि, तब फिर दोनों केस हो सकता है कि इनकन्सिस्टेंट भी हो सकता है और फिर इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग मेथड देख रहे हैं, मतलब सबसे पहला स्ट्रेट लाइन वाला था कि सबसे पहले मैं इंटरसेक्ट कर रहा था तो एक सोल्यूशन आया था, फिर दूसरे वाले में सेम ही लाइन हो गया था तो इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन आ गया, तीसरे वाले में पैरेलल लाइन हो गया तब फिर नो सोल्यूशन आ गया, ठीक है। फिर वेक्टर्स के फॉर्म में क्या हो रहा था कि पहली बार में क्या था कि मेरे पास दो ऐसे अलग अलग वेक्टर थे और फिर दोनों को कंबाइन करके मेरे को तीसरा वेक्टर चाहिए था, तो ये तो हम लोगों ने यूनिक्स हम लोग कंबाइन करके तीसरा ला सकते हैं। फिर दूसरे वाले केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक वेक्टर ऐसा था, फिर दूसरा जो है कोलिनियर था, है ना, और तीसरा जो वेक्टर चाहिए था वो भी इसी के लाइन में था कोलिनियर, तब फिर इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या था कि एक वेक्टर ये था, दूसरा वेक्टर कोलिनियर था, लेकिन तीसरा वेक्टर जो हमें चाहिए वो फिर इससे बाहर था, है ना, तब फिर नो सोल्यूशन आ गया। फिर ये वाले केस में क्या था, सबसे पहला यूनिक वाले में कि आराम से सॉल्व हो गया था, है ना, इक्वेशंस वगैरह, फिर बैक सब्स्टिट्यूट करके सारा का यूनिक वैल्यू आ गया था। फिर पिछले वाले में क्या हो गया था, 0 = 0, तो वहाँ पर इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन आ गया था। और फिर यहाँ पर 0 = सम नॉन ज़ीरो, तो ये इनकन्सिस्टेंट हो गया था, ठीक है। और सबसे पहले वाले में क्या था कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो था तो ए इनवर्स डिफाइंड था, तो वहाँ से यूनिक सोल्यूशन आ गया। इससे पहले वाले में डिटर्मिनेंट जीरो था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो था, तब फिर इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन आ गया था। और फिर यहाँ पर नॉन जीरो है ये, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, और फिर ये जो है ज़ीरो है, तब फिर नो सोल्यूशन, ठीक है। तो समझ के पढ़ाई करो तब मज़ा आएगा, ठीक है। और फिर बस रट्टा लगाओगे तब फिर फील नहीं आएगा मैथमेटिक्स का। तो अब बस ये जो हम लोग दो
इक्वेशन कर रहे थे दो अननोन्स में, तो अब इसी चीज़ को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं तीन इक्वेशन में, है ना, तीन अननोन्स में तीन इक्वेशंस। तो मान लो मेरे पास ये इक्वेशन है x+2y+z=2, फिर इसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा। तो ये हम लोगों ने 3D में जब हम लोगों ने पढ़ा था 3D, तब हम लोग देखा था कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लेन का इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये तीन मेरे पास अलग अलग प्लेन्स है ना, रो पिक्चर अगर मैं बोलूँ तो अगर मेरे को कोई भी सोल्यूशन चाहिए XYZ, तो उसका मतलब क्या है कि वो XYZ ये तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो अब लाइन वाले में तो आसान था कि लाइन बना दो और फिर देख लो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। प्लेन्स में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इस टाइप से विजुअली देखें कि कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन इस केस में बाद में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे यूनिक सोल्यूशन है, तब फिर ये प्लेन्स कुछ इस टाइप से हो रहा होगा कि एक प्लेन इधर है ना लाल वाला, फिर पीला इधर से जा रहा है, हरा इधर से जा रहा है, तो वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यूनिक पॉइंट। ठीक है, तो ये प्लेन के पिक्चर जो है ये हो गया। अब इसको पहले ये वाला सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारा मैट्रिक्स है ना, 1 3 0 2 8 4 1 1 1, है ना। तो इसको यहाँ पर लिख दिया, फिर यहाँ पर लाइन देके इधर वाला जो है ये 2 12 2। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि ये डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको ज़ीरो बनाना है ना। मतलब हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं ये तीसरे वाले इक्वेशन से y और z को, तो यहाँ पर तो पहले से ज़ीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को यहाँ पर ज़ीरो बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, रो 2 माइनस 3 टाइम्स रो 1, है ना। तो रो 1 को ऐसे ही लिख दिया 1 2 1 2, फिर 3 माइनस 3 0, 8 माइनस 6 हो जाएगा तो वो 2। ठीक है, फिर 1 माइनस 3 माइनस 2, फिर 12 माइनस 6 6। ठीक है, और फिर इसको ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मेरे को ज़ीरो बनाना है ना। तब फिर मैं क्या करूँगा, रो 3 माइनस 2 टाइम्स रो 2, है ना। तब फिर क्या हो जाएगा, ये पहले वाले को सेम लिख दिया, इसको सेम लिख दिया, तो 0 माइनस 2 टाइम्स ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा। 4 माइनस 2 टाइम्स 2, तो 4 माइनस 4 0, फिर उसके बाद 1 प्लस 4 हो जाएगा तो वो 5 हो जाएगा, फिर 2 माइनस 12 तो वो माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या आ गया कि ये 5z = -10 आ गया, है ना। तो z क्या आ जाएगा, -2। ये सब हम लोगों ने किया था, तो z जैसे ही आ गया, फिर ये वाला जो इक्वेशन है 2y माइनस 2z = 6, तो वहाँ पर z का वैल्यू रख दो, तो 2y + 4 = 6, तो y = 1। अब z आ गया, y आ गया, तो ये पहला वाला जो इक्वेशन है उसमें डाल दो, तो x + 2y + z = 2, है ना। तो x + 2 - 2 = 2, तो x = 2। तो इस केस में यूनिक सोल्यूशन आ गया। अब इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में सोचे तो क्या हो रहा है कि ये मेरे पास एक वेक्टर है 1 3 0, है ना, और फिर उसके बाद ये वेक्टर है 2 8 4 मान लो यहाँ पर कहीं है, और फिर तीसरा ये है 1 1 1। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ये तीनों को कंबाइन करके मेरे को एक फाइनल कुछ चाहिए 2 12 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सोल्यूशन आया है 2 1 - 2, तो वो उसका मतलब क्या है कि 2 टाइम्स ये पहला वाला वेक्टर, तो 2 टाइम्स 1 3 0, फिर प्लस आपका 1 टाइम्स ये 2 8 4, फिर -2 टाइम्स 1 1 1। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो ये जो है ये मेरे को फाइनल जो भी वेक्टर है वो मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग क्या सोच सकते हैं कि x = क्या है, a इनवर्स b, है ना। डिटर्मिनेंट इस केस में नॉन जीरो है। ठीक है, डिटर्मिनेंट इसका निकाल के देख सकते हो। ठीक है, और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, उसका मतलब और एक क्या हो गया कि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं कोप्लेनर नहीं है। अगर कोप्लेनर रहता है तब फिर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है ना। हम लोगों ने देखा था ये 3D वाले में। अगर 3D का मेरा नहीं देखे हो वेक्टर अलजेब्रा 3D, तो फिर वो वाला देख लो, उसके बाद फिर ये वाला वीडियो देख सकते हो। तो डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एज एन एक्सरसाइज आपको छोड़ देता हूँ कि इसका एडजॉइंट निकाल लो, है ना। एडजॉइंट कैसे निकलता है कि इसका कोफैक्टर लिखो, इसका कोफैक्टर लिखो, इसका कोफैक्टर, मतलब कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स बना दो, फिर उसका ट्रांसपोज ले लो। ठीक है, तो वो एडजॉइंट आ जाएगा, और फिर उसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो उसको अगर सॉल्व करोगे तो फिर लास्ट में फिर से आपके पास यही आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो ये अब 3 लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में देखने का तरीका हो गया। ठीक है, तो इस केस में क्या आ गया कि एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया, है ना, एक यूनिक सोल्यूशन। तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन और फिर कंसिस्टेंट। ठीक है, अब
नेक्स्ट जो है हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि मान लो मेरे पास ये 3 प्लेन्स हैं, ठीक है, x+2y+z=2, फिर -2x -4y -2z=3, फिर 2x+4y+2z=5। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने मतलब ये सारा एग्जाम्पल खुद से ही लिखा है। तो इसमें क्या किया मैंने कि ये प्लेन लिया, फिर मैंने इसको -2 टाइम्स इधर मल्टीप्लाई कर दिया, -2x -4y -2z, और मैंने इसको जो -2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ पर मैंने कुछ 3 लिख दिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लेन्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, है ना। पैरेलल में हम लोगों ने क्या देखा था कि ax + by + cz + d1 = 0, तो उसके पैरेलल अगर लिखना है तो ax + by + cz + d2 = 0, है ना। दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम रहेगा, तो ये दोनों पैरेलल हैं। फिर तीसरे में मैंने क्या किया, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x + 4y + 2z यहाँ पर मैंने 4 की जगह पर 5 लिख दिया, तब फिर ये क्या हो गया, ये भी पैरेलल हो गया। तो इस केस में क्या है, ये तीनों पैरेलल प्लेन्स हैं, तो मतलब नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एलिमिनेशन करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो 1 - 2 2, 2 - 4 4, 1 - 2 2, है ना, और फिर यहाँ पर ये 2 3 5। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि मेरे को यहाँ पर 0 करना है ना। तो 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, 4 - 4 ये 0 हो जाएगा, 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, 5 - 4 ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से मेरे पास आ गया कि अगर ये करूँ मैं 0 = 1, है ना, तब फिर ये इनकन्सिस्टेंट हो गया, तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड रो को भी अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो कि यहाँ पर 0 बनाना है, तो -2 + 2 करेंगे इसको, तो -2 + 2 0 हो जाएगा, -4 + 4 0, -2 + 2 0, है ना, फिर 3 + 4 यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो 0 = 7, ये इनकन्सिस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसी में क्या करेंगे, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंस्टेड ऑफ गिविंग नंबर्स यहाँ पर कुछ अल्फ़ा बीटा दे देंगे, ठीक है, और बोलेंगे अगर इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा तो अल्फ़ा का क्या वैल्यू होगा। तो इन्फाइनाइटली के लिए क्या होना चाहिए कि ये भी 0 होना चाहिए, है ना, तो फिर उसको = 0 करके फिर अल्फ़ा गामा जो भी पैरामीटर दिया उसका वैल्यू आ जाएगा। तो वो सब हम लोग देखेंगे जब हम लोग मेंस का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी जो है कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है वेक्टर्स के फॉर्म में, तो 1 - 2 2, है ना, तो मान लो कि इधर कहीं पर है वेक्टर 1 - 2 2, फिर 2 - 4 4, तो वो क्या कर रहे हैं, इसी को 2 टाइम्स कर रहे हैं, है ना, मतलब कि इसी के अलॉन्ग वेक्टर होगा। फिर 1 - 2 2, ये तो सेम ही वेक्टर हो गया, है ना। तो ये तीनों वेक्टर्स जो हैं ये क्या है, एक ही डायरेक्शन में, है ना, कोलिनियर वेक्टर्स हो गया। और फिर ये जो यहाँ वाला जो वेक्टर चाहिए 2 3 5, वो फिर अलग लाइन में। तो ये तीनों वेक्टर्स को कंबाइन करके ये वेक्टर जो है कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर्स को कंबाइन करके आपको उसी लाइन में वेक्टर मिलेगा, है ना। उस लाइन से अगर बाहर कोई वेक्टर चला गया तब फिर वो वेक्टर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में यहाँ से भी दिख गया कि कोई मतलब कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन इसका लेके हम लोग को ये वेक्टर नहीं मिल सकता है, ठीक है। और फिर अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में बोलूँ Ax = b, तो क्या होना चाहिए, x जो है A इन्वर्स b, या फिर A इन्वर्स क्या है, 1/det of A × adjoint of A × b। तो डिटर्मिनेंट तो 0 है इस केस में, है ना। यहाँ से देख सकते हो कि डिटर्मिनेंट क्या है, इसी को निकालना है ना। फिर वहाँ पर 0 अगर बनाओगे तो 0 0 0 आ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट जो है 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट क्या चेक कर सकते हो, एडजॉइंट ऑफ A × b क्या हो रहा है। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है और एडजॉइंट ऑफ A × b नॉन जीरो हो जाता है, तब तो फिर आपके पास नो सोल्यूशन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है और फिर एडजॉइंट ऑफ A × b 0 हो जाता है, तब फिर आप बोल नहीं सकते हो। तो जैसे इस केस में नो सोल्यूशन आ गया, लेकिन दूसरे केस में हो सकता है कि इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आ जाए। तो एडजॉइंट ऑफ A निकाल के देख सकते हो, ठीक है, इस मैट्रिक्स के लिए। तो वो इस टाइप से आ जाएगा। तो जैसे इसका कोफैक्टर देखना है तो वो क्या हो जाएगा, -8 फिर +8, तो वो 0 हो जाएगा। इसका भी कोफैक्टर लोगे तो वो भी 0, तो सबका कोफैक्टर 0 आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ A जो है वो 0 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो नो सोल्यूशन आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी हो सकता था कि इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन आ जाए, है ना। तो ये इससे हम लोग नहीं बोल सकते। तो कितना सोल्यूशन आएगा उसके लिए ये वाला तरीका सबसे अच्छा है, ठीक है, कि इस टाइप से रिड्यूस करो और फिर यहाँ पर कुछ इनकन्सिस्टेंट टाइप का आ गया, मतलब कि नो सोल्यूशन है, ठीक है। और फिर 0 = 0 आ जाता है, तब फिर इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये सब हम लोग और देखेंगे जब हम लोग जेईई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
अभी कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से। अब मान लो इस केस में मैंने क्या किया कि x प्लस टू आई प्लस जेड इज इक्वल टू टू, ये एक इक्वेशन है। अब मैंने इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -2x माइनस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू -4, ठीक है। फिर इसको 2 टाइम्स कर दिया, 2x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हम लोग तीनों प्लेन्स जो हैं वो सेम ही प्लेन है ना, सेम प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन है ना, इस प्लेन पर जितना भी पॉइंट्स लाई करेंगे सारे के सारे सोल्यूशन हो जाएंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस फॉर्म में एलिमिनेशन मेथड में, तो फिर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 2, 2 माइनस 4 4, 1 माइनस 2 2 है ना, और फिर यहाँ पर 2 माइनस 4 4। तो अगर मैं इसको ज़ीरो करना चाहता हूँ तो 2 माइनस 2 टाइम्स दिस है ना, तो 0, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, तो 0 इक्वल टू 0। फिर इसको 0 अगर मैं करूँ, -2 प्लस 2 तो 0, फिर -4 प्लस 4 0 हो जाएगा, -2 प्लस 2 0, -4 प्लस 4 0। तो इस केस में क्या आ गया, यहाँ से भी 0 इक्वल टू 0, यहाँ से भी 0 इक्वल टू 0 है ना। तो बस मेरे पास एक ही इक्वेशन लिखा हुआ है ना, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 2। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि अगर मैं z को अल्फ़ा रखता हूँ, y को बीटा रखता हूँ, तब फिर x को क्या होना पड़ेगा, 2 माइनस 2 अल्फ़ा माइनस बीटा है ना। तो फिर अल्फ़ा बीटा कुछ भी ले सकते हो। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इस केस में आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग सोच सकते हैं। तो इसको कंपेयर करो पिछले वाले एग्जाम्पल से, ठीक है। उस केस में पैरेलल था, इस केस में क्या था, सेम ही प्लेन है, तो इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आ गया। अब इसको वेक्टर के फॉर्म में क्या सोचेंगे कि 1 माइनस 2 2 है, 2 माइनस मतलब ये इधर है, 2 माइनस 4 4, इसी का 2 टाइम्स इधर है, फिर 1 माइनस 2 2 यहीं पर है। अब ये सबको कंबाइन करके मेरे को क्या चाहिए, फिर से 2 माइनस 4 4 चाहिए है ना, -4। तो मेरे को सेम ही लाइन में वेक्टर्स चाहिए, तब फिर मैं इसको बहुत सारे इन्फाइनेटली मेनी तरीके से कंबाइन करके मेरे को ये मिल सकता है, क्योंकि सेम लाइन पर है। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, वो जो वेक्टर चाहिए था वो यहाँ से बाहर था है ना, तो वो उस केस में जो है नो सोल्यूशन आया था। अब यहाँ पर ये देखो कि डिटर्मिनेंट जो है वो भी 0 है, एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो 0 ही है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो भी 0 है, ठीक है। तो ये दोनों 0 है, तो पिछले वाले केस में नो सोल्यूशन आया था, यहाँ पर इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो इस केस में बोल नहीं सकते हैं इससे कि क्या होगा, लेकिन इस टाइप से अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ से आराम से हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, ठीक है। या फिर इस टाइप से अगर ऑब्जर्व कर लो कि पैरेलल है या फिर सेमी प्लेन है। अब और केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो जनरली ये सब जो है बच्चों को रटवा दिया जाता है, ठीक है, कि ये केसेस हैं और फिर रट लो और फिर वो कर लो। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबको कॉन्सेप्चुअली समझ में आए कि क्या हो रहा है। तो देखते हैं इस केस में क्या है कि मान लो मेरे पास ये प्लेन है x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 2, ठीक है, और फिर दूसरा ये प्लेन है 3x प्लस 8y प्लस जेड इक्वल टू 12, और तीसरा ये प्लेन है 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इस केस में डायरेक्टली पता नहीं चलेगा कि प्लेन्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 3 2, फिर 2 8 6, फिर 1 1 0 है, और फिर यहाँ पर ये 2 12 10। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, यहाँ पर 0 बनाना है, तो दिस माइनस 2 टाइम्स ये है ना, तो 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 4 2, 0 माइनस 2 -2, 10 माइनस 4 6। फिर मेरे को यहाँ पर 0 बनाना है, तो दिस -3 टाइम्स दिस, तो 3 माइनस 3 0, 8 माइनस 6 2, 1 माइनस 3 -2, फिर 12 माइनस 6 6, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है मेरे को, फिर डायगोनल के नीचे सारा मेरे को 0 बनाना है, तो यहाँ पर मेरे को 0 बनाना है। तब मैं क्या करूँगा, 2 माइनस 2 कर दूंगा है ना, तो दिस माइनस दिस, तो 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0, -2 माइनस ऑफ -2, तो वो भी 0, 6 माइनस 6 ये भी 0। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जैसे ये आ जाएगा तब फिर ऐसे सोच सकते हो कि इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है ना, क्योंकि z जो है कुछ भी वैल्यू ले सकता है। तो z अगर अल्फ़ा हो गया तब फिर क्या होगा, 2y माइनस 2z इक्वल टू 6, तो 2y माइनस 2 अल्फ़ा शुड बी इक्वल टू 6, मतलब y शुड बी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 3, ठीक है। और फिर x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 2, तो x प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 6 प्लस x प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 6 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 है ना। तो x जो है -4 -3 अल्फ़ा, ठीक है। तो इस फॉर्म में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे सेटिस्फाई करेंगे है ना, मतलब अल्फ़ा के जगह पर अलग अलग वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। तो इस केस में क्या आ गया, इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन आ गया। अब इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में सोचोगे तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि एक तो मेरे पास
ये है 132 है ना, तो एक ये वाला हो गया 132, फिर एक ये है 286 और फिर एक ये है 110, ठीक है। और फिर ये तीनों को कंबाइन करके मेरे को एक वेक्टर चाहिए 2 12 10। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर ये तीनों को मेरे को चेक करना है कोप्लेनर है कि नहीं, तब फिर हम लोग क्या करते थे कि इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दो, है ना, 110 286 फिर 132, है ना, जो किसी मतलब ऑर्डर थोड़ा उल्टा हो गया होगा। तो डिटर्मिनेंट को लिख दो, अगर ये ज़ीरो आ जाता है मतलब कोप्लेनर है। तो इस केस में अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस आ जाएगा, है ना, तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाएगा, मतलब क्या, तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो कोप्लेनर वेक्टर्स में क्या होता है कि ये जो चौथा वाला जो भी यहाँ पर वेक्टर हमें चाहिए, तो वो अगर इसी के प्लेन में लाई करता है, तब तो फिर हम लोग इनफाइनाइटली मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन लगा के उसी के प्लेन में वेक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो जो है प्लेन से बाहर निकल गया वो वेक्टर, तब फिर नो सोल्यूशन आ जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि अगर ये चेक करोगे 2 12 10 को, तो एक बार ऐसे चेक करो कि 2 12 10 डालो, है ना, और फिर कोई दो यहाँ से ले लो 1 1 0, है ना, और फिर 2 8 6, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट फिर से ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो आ जाना चाहिए, चेक कर लेना, ठीक है। तब फिर क्या हो जाएगा कि वो जो वेक्टर है वो भी कोप्लेनर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों कोप्लेनर और वो जो वेक्टर है वो भी इसी के प्लेन में, तब फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर के फॉर्म में वैसे सोच सकते हैं। मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे सोचेंगे कि ए है मेरे पास ये, है ना, तो डिटर्मिनेंट अगर लेंगे तो यहाँ तो एक पूरा रो जीरो बन जाएगा, तो डिटर्मिनेंट जो है ज़ीरो हो गया। फिर आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हो, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो यहाँ पर नॉन जीरो आएगा, ठीक है। वो करके देख सकते हो कि अगर एडजॉइंट चाहिए तो क्या करेंगे कि इसको हटाओ तो ज़ीरो -6 है ना, तो -6 आएगा कोफैक्टर, फिर इसका कोफैक्टर लिखना है, तब फिर 0 -2 है ना, और फिर ये ऑड है ना, तो फिर प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए, तो माइनस ऑफ -2, तो ये इसका कोफैक्टर लिख रहे हैं। फिर ये वाला पोजीशन का कोफैक्टर लिखो 18 -16 2, है ना, ये इसका कोफैक्टर हो गया। फिर यहाँ कोफैक्टर सारे का कोफैक्टर्स लिखो, फिर उसका ट्रांसपोज ले लो, तो ये मेरा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है, ये करो, तब फिर ये जो है ये 0 0 0 आ गया। तो इस केस में क्या हो गया कि डिटर्मिनेंट भी जीरो है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी जीरो है। तो इस केस में हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन आ गया या फिर नो सोल्यूशन, मतलब ये देख के हम लोग नहीं बोल सकते हैं, दोनों केस हो सकता है। लेकिन ये सारा ऊपर का जितने भी मेथड था वो देख के हम लोग बोल सकते हैं कि इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो ये आपका काफ़ी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है ये सब सारा, लेकिन अगर समझ में आ जाता है मैं जो भी चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है, उसका अगर 60-70% भी आपको समझ में आ जाता है मैंने आज जो जो बोला है, तो फिर आपको लीनियर अलजेब्रा में बहुत मज़ा आएगा। और ये सब सारा आपके कॉलेज में भी जब आगे जाके पढ़ोगे तब फिर बहुत काम आएगा। अब केस 5 देखते हैं। मान लो कि मेरे पास ये तीनों हैं, इस टाइप से इक्वेशंस कुछ है, ठीक है, x-3y + z = 4 और फिर ये सब सारा है। तो इसको चेक करने के लिए मैंने फिर से एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर लगा दिया, 1 - 1 5, फिर -3 2 -13, 1 - 5 13 और फिर 4 3 8, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर ज़ीरो करना है, तो दिस रो -5 टाइम्स दिस, तो 5 - 5 0, -13, फिर +15 हो जाएगा तो 2, फिर 13 - 5 8, ठीक है, फिर 8 - 20 -12, ठीक है, ये हो गया। फिर मेरे को यहाँ पर ज़ीरो लाना है, तो ऐड कर देंगे, तो -1 + 1 0, 2 - 3 -1 -5 + 1 -4 3 + 4 7, ठीक है। फिर मेरे को यहाँ पर ज़ीरो लाना है, तो फिर +2 टाइम्स दिस, है ना, तो 0 + 2 टाइम्स ये 0, तो 2 + 2 0, 8 + -8 तो वो भी 0, फिर -12 + 14 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 0 आ जाता तब फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाता, लेकिन यहाँ पर 0 = 2 आ गया, तो ये क्या हो गया, नो सोल्यूशन या फिर इनकन्सिस्टेंट हो गया, ठीक है। और इस केस में अगर डिटर्मिनेंट लेते हो तो वो 0 आ जाएगा, और फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी खुद से निकाल के देखना, तो फिर वो नॉन ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। और इस केस में प्लेन कैसा है कि ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, और फिर एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है और उसके पैरेलल जो है ये कट कर रहा है, ठीक है, तो नो सोल्यूशन आ गया। और इससे पहले वाले में मैंने प्लेन वाला शायद आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस केस में हो क्या रहा था, यहाँ पर इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन क्यों आ रहा था, क्योंकि दो प्लेन्स जहाँ पर भी कट कर रहे थे
जो भी लाइन था, तो तीसरा प्लेन जो है उसी लाइन के थ्रू पास कर रहा था, तो ये जो लाइन जो है ये सोल्यूशन हो गया है ना, क्योंकि तीनों प्लेन में लाई कर रहा था, तो इसीलिए इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो सेम चीज़ के बारे में सोचने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, सबसे पहला वाला हो गया कि प्लेन्स को सोचो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि वेक्टर्स जो हैं किस टाइप से कंबाइन होके हो रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरा हम लोगों ने ये एलिमिनेशन मेथड देखा। चौथा फिर ये मैट्रिक्स मेथड हम लोगों ने देखा। तो ये एलिमिनेशन मेथड मेरे को पर्सनली सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनकन्सिस्टेंट रहेगा तो इनकन्सिस्टेंट आ जाएगा, और अगर इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन होगा तो 0 = 0 आ जाएगा, और फिर अगर यूनिक है तो फिर सारा यूनिक वैल्यूज आ जाएगा। ठीक है, और ये मैट्रिक्स फॉर्म वाले में दिक्कत क्या है कि अगर डिटर्मिनेंट जो है मेरा, तो अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तब तो फिर उस केस में क्या आ गया, यूनिक सोल्यूशन आ गया, है ना। और वेक्टर्स के फॉर्म में सोचोगे तो तीनों वेक्टर्स जो हैं नॉन कोप्लेनर है, तो उनको कंबाइन करके जो भी वेक्टर चाहिए वो आ जाएगा, तो यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है नॉन जीरो है, तब तो फिर नो सोल्यूशन आएगा, इनकन्सिस्टेंट आएगा। ठीक है, क्योंकि समथिंग नॉन जीरो डिवाइडेड बाई जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है ज़ीरो आ जाता है, तब फिर इस केस में दोनों चीज़ हो सकता है, या तो इनकन्सिस्टेंट हो सकता है या तो फिर कंसिस्टेंट हो सकता है, इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग बोल नहीं सकते। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि डिटर्मिनेंट देख लो, है ना, अगर नॉन जीरो आता है तब तो फिर यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है तब फिर वो सब देखो कि प्लेन्स को क्या लीनियर कॉम्बिनेशन से आ रहा है, तो उसको करने के लिए सबसे अच्छा वही जो हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड देखा है, तो ये करो। और फिर इसमें वही डायगोनल के नीचे जो भी एलिमेंट्स है उसको ज़ीरो बनाओ। तो उस केस में अगर 0 = 0 आ गया तब फिर क्या हो जाएगा, इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। अगर 0 = कुछ नॉन जीरो आ गया तब फिर इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा, है ना। और फिर अगर मान लो कि कुछ यहाँ पर 2 = 2 मतलब 2z = 4 आ गया मान लो, तब फिर z का कुछ वैल्यू आ जाएगा, तो उसको बैक सब्सटीट्यूट करके जो है सारा वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग और एग्ज़ाम में जनरली क्या होता है कि इस टाइप से सारा नंबर्स नहीं दिया रहता है, कहीं पर कुछ पैरामीटर्स दे दिया। ठीक है, और फिर जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि और वो पैरामीटर बोल दिया कि अगर इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन है तो फिर क्या होना चाहिए, तो इन्फाइनेट, तो उसको जो है ज़ीरो कर दो तब फिर इन्फाइनेटली आ जाएगा, नॉन जीरो कर दो तो नो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम लोग को पैरामीटर का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जेईई मेंस का। ठीक है, अब इसी में और एक मेथड आता है क्रेमर्स रूल करके। ठीक है, तो उसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।